अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, प्रोग्राम पाकिस्तान टू राइट के साथ मैं हूँ आदिल निज़ामी। जुडिशल रिफॉर्म्स के मामले पर वज़ीर आज़म के बाद आज चीफ जस्टिस पाकिस्तान ने पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के डेलीगेशन से मुलाकात की, जिसके पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के रहनुमाओं ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की। 2000 प्रेस कॉन्फ्रेंस थी, तमाम निकात जिसमें पाकिस्तान तहरीक इंसाफ बात करती है, जिस पर एक बयानिया भी बनाती है। चीफ जस्टिस पाकिस्तान को ख़त भी लिखा 350 सफ़ात का। वो सारी की सारी चीज़ें आज मौके को गनीमत जानते हुए उन्होंने चीफ जस्टिस के सामने क्या कहते हैं रहनुमा, मुलाहिज़ा कीजिए। आज चीफ जस्टिस के साथ पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के अपोजिशन पे मुश्तमिल डेलीगेशन ने मुलाकात की है। हमने उनको सारे मुश्किलात जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ पे फेस कर रही है वो सब कुछ हमने चीफ जस्टिस के सामने किया। उन्होंने हमें ये बावर कराया अपनी तरफ से कि मैं ऐसे इकदाम जरूर करूंगा जिससे ये सारे का कोई ना कोई हल हमने निकालना है। आज जो पॉइंट्स वहाँ पे रखे गए चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान साहब के साथ, हमारी बुशरा बीबी साहिबा का और वज़ीर आज़म इमरान खान साहब से हमारी रसाई और मीटिंग की डेट्स कोर्ट ऑर्डर्स में दी होती हैं, वोट नहीं अलाउ करते जेल अथॉरिटीज। हमने ये कहा है कि हम लोग 26वीं आईनी तरमीम को तस्लीम नहीं करते, और हमने ये भी कहा कि इन खतूत के ऊपर और इसके ऊपर वो कमीशंस बैठने चाहिए। आज तक पाकिस्तान की जो सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस हैं वो उन्होंने अपोजिशन से मुलाकात नहीं की। हमें एक एजेंडा दिया गया था, उस एजेंडे से बाहर निकल के जो एक्चुअल मुल्की हालात हैं सारा डिटेल में बताया, और फिर उन्होंने ये कहा कि आपकी जो कुछ है, जो आपने जुबानी बात की है, उन्होंने कहा कि आप राइटिंग में दें। वाशिगाफ अल्फाज में कहा कि मुल्क में इस वक्त अमलन आइन और कानून नहीं है, और ये अदलिया पे अब जिम्मेदारी आती है कि वो ऐसे अहकामात जारी करे आइन और कानून की बालादस्ती हो। अब हम देखेंगे कि क्या अमल होता है, किस तरह इस सूरत हाल को बेहतर बनाया जाता है। ये आपने सुना, ये डेलीगेशन है, साक रुकनी जो रहनुमा है जो आज चीफ जस्टिस पाकिस्तान से मिले थे, पूरा मामला उनके सामने रखा। लेकिन आज जिस तरह रहनुमा ने कहा, एजेंडे से हटकर उन्होंने चीफ जस्टिस के सामने जो इंसानी हकूक़ के हवाले से मामला है, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के बानी जो है इमरान खान साहब, उनसे रिलेटेड जो मामला हैं, पार्टी रहनुमाओं की कैद, केसेस, दीगर जो चीज़ें हैं वो उनके सामने रखी हैं। इसके बाद सुप्रीम कोर्ट पाकिस्तान की जानिब से एक अलामिया, एक प्रेस रिलीज भी जारी की गई है, जिसमें कुछ चीज़ें जिसका पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के रहनुमा जिसका अहाता कर रहे हैं, जिस पर बात कर रहे हैं, वो चीज़ें मेंशन हैं। लेकिन एक ऐसा मामला है जिस पर यकसर मुस्तरद होने का कहा पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जानिब से कि 26वीं आईनी तरमीम हमने बिल्कुल उसका तरीक़ेकार को भी, उसके कॉन्टेंट को भी, उसको मुस्तरद किया चीफ जस्टिस के सामने। ये वही चीफ जस्टिस हैं जो उसी 26वीं तरमीम के नतीजे में चीफ जस्टिस पाकिस्तान बने। ये आप जरा मुलाहिज़ा कर लें कि इस चीज़ को आज की इस प्रेस रिलीज में जगह नहीं मिली। 26वीं आईनी तरमीम जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का मौक़िफ़ था वो इस प्रेस रिलीज में नहीं है। साथ ही नाक़दीन इस पर बात कर रहे थे, चीफ जस्टिस को पॉलिटिकल जो क़यादत है, सियासी जो रहनुमा है, उनसे मुलाकातें नहीं करनी चाहिए। ये रवायत के खिलाफ था। पहली बार कोई चीफ जस्टिस पाकिस्तान जो है पॉलिटिकल पार्टीज़ उनके रहनुमाओं से मिल रहा था, ये रवायत थी। लेकिन जुडिशल रिफॉर्म्स का मामला था, लेकिन अब थोड़ा सा इसमें तजाद के बाद एक थोड़ा पॉलिटिसाइज आज पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की प्रेस कॉन्फ्रेंस के बाद ज़्यादा हो चुका है। साथ साथ हम बात करेंगे, आर्मी चीफ बरतानिया के दौरे पर हैं, उनके दौरे को मुतरादा बनाने की कोशिश की जा रही है, और साथ में इलेक्शन कमीशन पाकिस्तान आज दोबारा सुप्रीम कोर्ट पाकिस्तान में एक समाअत हुई है। वो ओवरसीजिंग जो ई वोटिंग है उसके मामले को डिस्कस किया गया पूरा, उसके ऊपर आज जो है बहस भी हुई। इलेक्शन कमिश्नर पाकिस्तान का एक मौक़िफ़ सामने आया जो माज़ी में हम देख रहे हैं। उन्होंने कहा जी वायबल नहीं है, हमने 35 हल्कों में इसका एक्सपेरिमेंट किया था जो कामयाब नहीं हुआ, तो हम नहीं चाहते कि इसको आगे लेकर चला जा सके। आज के प्रोग्राम में इन तमाम इशूज़ पर बात करेंगे। हमारे साथ मौजूद है कंवल शोज़ब साहिबा, रहनुमा पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की, इख्तियार वली खान साहब हमें ज्वाइन कर रहे हैं, रहनुमा पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के, रज़ा हारून साहब हमें ज्वाइन कर रहे हैं, रहनुमा पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के। कंवल साहब, आपसे ही बात का आगाज़ कर लेते हैं। पूरा मामला जुडिशल रिफॉर्म्स का था, उस पर तो डेट मांग ली कि हम अपनी रिकमेंडेशंस जो हैं देंगे। आज जो पॉलिटिकल जो ग्रजेस थे पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के, जो मामला थे, वही सारे उनके सामने रखे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, थैंक यू वेरी मच। आपने बड़ा इम्पोर्टेंट इशू था आज का, जो बड़ा इम्पोर्टेंट हैपनिंग है जिसको आपने उठाया है। देखिए, चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान इस वक्त जो हैं वो पूरे पाकिस्तान के लिए और सुप्रीम कोर्ट के मेन ओहदेदार हैं, मेन हेड है, और इसी हवाले से उन्होंने इनविटेशन भेजा था कि मुलाकात करना चाहते हैं, और उसके बाद प्राइम मिनिस्टर इमरान खान साहब की इजाज़त से पूरा डेलीगेशन जो है उसने आज जाके मुलाकात की। बड़े मुफस्सल तरीके से तमाम जो हमारे सीनियर डेलीगेशन के मेंबरान हैं और लीडरशिप है, उसने तमाम जो उनसे डिस्कशन हुई है वो आपके सामने रखी है, आपने उसका भी कवर भी किया है। देखिए, ये बहुत सारे ग्रीवेंसेस हैं जिस पे पिटिशनें भी डाली गई हैं। इमरान खान साहब ने भी ह्यूमन राइट्स की वायलेशन पे और जो डिस्क्रिपेंसीज थी इलेक्शन को लेकर के उसके हवाले से भी पिटिशन डाली हुई है।
स्टोलन मैंडेट के ऊपर भी जो है वो पटिशन डाली गई थी, क्योंकि हमारे ट्रिब्यूनल्स 1 साल हो गया और उस पर हमारे केसेस जो है वो आगे नहीं चले, बजाय इसके के केसेस को फ्री एंड फेयर ट्रायल्स के जरिए आगे चलाया जाता। पूरे ट्रिब्यूनल्स जो है वो बदल दिए गए, वहाँ पे वो जजेस लगा दिए गए जिन पर हमें एतराज़ था। इसके बाद आपको याद होगा कि वुमेन रिजर्व सीट्स का केस था, मैं उसकी पटिशनर आपके सामने बैठी हूँ, वो केस जीत गए इसी सुप्रीम कोर्ट में, जिसमें हमारे चीफ जस्टिस साहब भी बैठते थे। उस फुल बेंच ने पहले फैसला दिया, जुलाई की 13 तारीख को आया, उसके बाद उस पर इम्प्लीमेंटेशन नहीं हुई, फिर उसके बाद दोबारा सितंबर में वो फैसला आया, उसके बाद एक रिव्यू भी फाइल किया गया, उस पर भी जवाब आया, रेट्रोस्पेक्टिव की भी ये बात सारी बातें बिल्कुल ठीक है, आपका मौके बजा है। पाकिस्तान तरीके साहब मुख्तलिफ केसेस सुप्रीम कोर्ट में मुख्तलिफ अदालतों में ज़ेर समात हैं, लेकिन आज की मुलाकात का एजेंडा ये नहीं था। आज मुलाकात करनी थी 10 निकाती जो जुडिशल रिफॉर्म्स हैं उस पर बात होनी थी, उस पर बात ही नहीं हो पाई। देखिए, वो एजेंडा तो अपनी जगह मौजूद है और जुडिशल जो आप रिफॉर्म्स की बात कर रहे हैं, बिल्कुल उस पर पूरी डिलिब्रेशन होनी चाहिए। मैं समझती हूँ कि इसके ऊपर तो तमाम जमातों को बैठ के बात करनी चाहिए। आपने जो 26वीं आईनी तरमीम की बात की, जिस तरीके से वो आईनी तरमीम करवाई गई, मैंने तो नहीं जाके उसके लिए पटिशन पहले फाइल की थी, मुस्तफ़ा नवाज खोकर साहब ने इस्लामाबाद हाई कोर्ट में पटिशन फाइल की थी। चीफ जस्टिस उस वक्त के आमिर फारूक साहब के साथ मैं बैठी हुई थी वहाँ उसी अदालत में। उनकी रिजर्वेशंस थी, जब इस तरीके की अमेंडमेंट्स होंगी और जब इस तरीके की जो गैर आइनी तरीके से आप आइनी शिकल लाने की कोशिश करेंगे, कॉन्स्टिट्यूशन में एडिशंस या सब्ट्रैक्शंस करेंगे, तो उस पर ज़ाहिर स्टेक होल्डर्स की ग्रीवेंसेज होंगे और उसका नतीजा देख लें। मुल्क में तशद्दुद बढ़ा, ह्यूमन राइट्स की वायलेशन मजीद हुई। तो जो बातें पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के वफ्त ने वहाँ रखी वो एक खुली हकीकत है और चीफ जस्टिस साहब को उसके ऊपर पटिशंस क्या जो मुख्तलिफ फैसले आए हुए उनकी इम्प्लीमेंटेशन को अगर इस वक्त इस मुल्क में अगर नहीं इम्प्लीमेंट किया जाएगा तो फिर आप तो समझ लें कि ना आइन है, ना कानून है, ना जमहूरियत है, ना सियासत बचेगी, तो फिर क्या बचेगा। तो वो रिजर्वेशंस तो रखी हैं और जुडिशल रिफॉर्म्स मेरा नहीं ख्याल है कि एक पेपर पे लिख के दी जा सकती हैं। उस पर पूरी डिलिब्रेशन, उस पर पूरी बातचीत होनी चाहिए, उस पर पूरा डायलॉग होना चाहिए। आप मुल्क की एक सिम तय करते हैं, आपका जो आइन कानून जिस तरीके से डायरेक्शन दे रहा है और जो अदालतों में हशर हो रहा है लोगों का, जिस तरह केसेस के ट्रायल स्पीडी चलाए जा रहे हैं, जिस तरीके से जजेस को लाया गया, ये भी बात वहां पर हो रही है कि जजेस के दरमियान में जो प्रिंसिपल ऑफ सीनियरिटी पे इतनी प्रॉब्लम्स है इस्लामाबाद देख लें कि हाई कोर्ट में किस तरीके से जजेस को लाया जा रहा है। इस पे भी आगे चल के बात करते हैं जो जजेस में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ, मैं आपको एक बात सिर्फ कह दूं, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ पाकिस्तान की सियासी मेन स्टेक होल्डर मेन स्ट्रीम जमात है जो मैंडेट लेके बैठी है। मैं समझती हूँ खुशाइंद है कि इस तरह की मीटिंग की गई और मेरा ख्याल है कि अब चीफ जस्टिस साहब ने अगर ये इनिशिएटिव ले लिया तो उनको तमाम स्टेक होल्डर्स को भी बुला के बिठाना चाहिए और उसमें भी डिलिब्रेशन होनी चाहिए। सारा दूध का दूध और पानी का पानी सामने हो जाएगा। आपने 26वीं आईनी तरमीम वो कंट्रोवर्शियल है, लेकिन चीफ जस्टिस जो है उनका आईनी जो काम है वो केसेस सुनना है ना, वो ये सियासी तस्वीर सियासी स्टेक होल्डर को बुलाकर कोई पंचायत तो नहीं लगा सकते। उनका काम तो आईनी तरीके से जो उनका सुप्रीम कोर्ट पाकिस्तान में रोल है उसी रोल भी करेंगे ना। चले ठीक हो गया। अगर मुल्क का प्राइम मिनिस्टर एजेंडे से हटकर आज सारी बातें हुई हैं, एजेंडा जुडिशल रिफॉर्म का मिल सकता है, लेकिन मुलाकात में सारा जो बातें होती है पाकिस्तान तरीके साहब ने जो खत भी लिखा था, ऑल्दो वो खत ही मेरे ख्याल से चीफ जस्टिस के सामने बैठ के पूरा दोहराया गया है। जी, आप जरा अपना सवाल रिपीट कीजिए प्लीज, इसमें शोर था। मैंने कहा मुलाकात थी रिफॉर्म्स के हवाले से, लेकिन एजेंडा से हटकर वहाँ पे बातें हुई। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के जो मसाइल थे जिसका वो तस्करा भी करती हैं, जब जिस तरह कबल साहब ने पूरा उसका अहाता किया है, डिस्कस वही हुए हैं, एजेंडा से हटकर पूरा मामला रहा। देखें, अच्छा सबसे पहले आपका बहुत शुक्रिया। ये लोग बेचारे जो है ना, ये आज जब वहां पर गए थे, इनकी मुलाकात हुई थी, तो मुलाकात में ये और कुछ नहीं चाहते हैं। ये कभी खत निकालेंगे, कभी नुकात निकालेंगे, कभी क्या एजेंडा जो भी हो, ये कहते हैं हमें कुछ साकिब निसार जैसी अदालत दे दें, हमें कुछ उमर अता बंदियाल जैसा इंसाफ चाहिए। तो आप हमारे साथ इसमें क्या मदद कर सकते हैं? इनके मुंह को जो है ना खून की वो लत पड़ गई है, वो चीज अब इनको मिलेगी नहीं। 26वीं आईनी तरमीम जो है पार्लियामेंट ने पास की है, ये कहीं इधर पंचायत ने पास नहीं की है। 26वीं आईनी तरमीम तो छोड़े, आप तैयारी करें, इंशाल्लाह हम 27वीं भी ला रहे हैं और आपकी मेरे ख्याल में आधी से ज्यादा पार्टी जो है पीटीआई, वो उसको वोट भी देगी। अपनी पार्टी संभालें, अपने काम पे फोकस करें, आपकी चीजें सारी गलत जा रही हैं। ये हर उस जगह पे जाते हैं जहां पर ये इर्रेलेवेंट हो चुके हैं।
और अब ये आहिस्ता आहिस्ता पार्लियामेंट में भी इर्रेलेवेंट होते जा रहे हैं, अवाम में भी ये इर्रेलेवेंट हो चुके हैं। इनकी खैबर पख्तूनख्वा में मकबूलियत खत्म हो चुकी है, पंजाब से ये ऑलरेडी खत्म हो गए हैं, सिंध में इनका कोई वजूद नहीं रहा, बलूचिस्तान में इनका कोई वजूद नहीं रहा। ये आहिस्ता आहिस्ता सुकड़ रहे हैं। इनकी अपनी पार्टी में इतने धड़े बन चुके हैं। आज की मीटिंग पे इनकी पार्टी पे कितने लोगों का इख्तिलाफ है कि ये मीटिंग होनी चाहिए थी, नहीं होनी चाहिए थी। जुडिशल रिफॉर्म्स हम लाए हैं, डंके की चोट पर लाए। आपकी पार्टी के कुछ लोगों ने, पीटीआई के कुछ लोगों ने उसको सपोर्ट भी किया है, जेयूआई ने भी सपोर्ट किया, एमक्यूएम ने भी सपोर्ट किया, पीपल्स पार्टी ने सपोर्ट किया, एएनपी ने सपोर्ट किया। आपकी क्या वो है कि आप करें ना करें, आप करें तो करें, ना करें तो ना करें, उसकी कोई इतनी हैसियत तो नहीं है। जिस तरह आपके लीडर के खत की कोई हैसियत नहीं है, इसी तरह आपकी रिलेवेंस खत्म हो चुकी है। यू आर नॉट रेलेवेंट टू द मैटर्स। ये जो आजकल हो रहे हैं, आप उसके साथ आपकी रेलेवेंसी है ही नहीं, और मामलात आपके दिन ब दिन बिगड़ते जा रहे हैं। लेकिन आज चीफ जस्टिस ने की दहानी कराई है। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ जो प्रेस कॉन्फ्रेंस की है उसमें बताया कि उन्होंने कहा है हमें कि इस मामले को देखेंगे, जो रिलीफ मिल सका पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को मिलेगा। चलें रज़ा साहब, एक राय पाई जाती थी कि चीफ जस्टिस को सियासी मुलाकातें करनी नहीं चाहिए। चलिए रज़ा साहब से पहले ले लें, शामिल गुफ्तगू कर ले, फिर आपकी तरफ आता हूँ। रज़ा साहब, इस तरह की मुलाकातें करनी नहीं चाहिए थी। एक बात आपको बताऊं जी, एक बात सुन ले, फिर आप रजा भाई के पास चले जाएं। देखिए, ये हमारा सीना है और ये हमारा सब्र है, हमारा और हमारे इत्तेहादियों का। अगर इस तरह की मुलाकात हम अपोजिशन में होते और हमने की होती, तो इस पे इनके लीडर का पता है क्या होता कि इनका क्या काम है कि ये जाते हैं और ये चीफ जस्टिस के साथ मिलते हैं। माजी में इसकी मिसाल मौजूद है। वो कहता होता था कि अपोजिशन का क्या काम है कि आर्मी चीफ से मिले। प्राइम मिनिस्टर भी तो मिले ना, वो भी एक सियासी जमात को रिप्रेजेंट कर रहे थे ना। प्राइम मिनिस्टर भी मुलाकात की, वही पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून को अपनी जमात को रिप्रेजेंट कर रहे थे। प्राइम मिनिस्टर इज नॉट द हेड ऑफ PMLN, ही इज द हेड ऑफ द स्टेट। वो CEO चले हेड ऑफ द गवर्नमेंट है प्राइम मिनिस्टर। ठीक है, आपका पॉइंट आ गया। चल रज़ा भाई, एक तासुर पाया जाता था कि चीफ जस्टिस को इस तरह की मुलाकातें करनी नहीं चाहिए, खिलाफ रिवायत उन्होंने ये मुलाकात की। अब जिस तरह एक प्रेस रिलीज आई है और जिस तरह पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की है जिस पे आज बात भी हो रही है, तो ये इसमें तजाद नहीं आ गया इस पूरे मामले में? ये पॉलिटिसाइज नहीं हो गया पूरा मामला? देखिए, इसमें अगर तो मुलाकात का सब्जेक्ट था जुडिशल रिफॉर्म्स और ये एजेंडा था, तो लाजमी बात है कि जो पाकिस्तान की पार्लियामेंट है, उसके जो लेजिस्लेटर्स हैं, उनके जो लीडर्स हैं, यानी लीडर ऑफ द हाउस और लीडर ऑफ द अपोजिशन, उनसे अगर कंसल्टेशन प्रोसेस है तो ये एन डेमोक्रेटिक भी है और एन कॉन्स्टिट्यूशन के स्पिरिट के मुताबिक भी है। अब प्रॉब्लम ये है कि हमारे दोस्तों को वहाँ बहैसियत लीडर ऑफ द अपोजिशन बुलाया गया था, पार्लियामेंट की नुमाइंदगी करते, अपोजिशन की नुमाइंदगी करते हुए, ताकि ये ना महसूस हो कि आप सिर्फ लीडर ऑफ द हाउस से मिल रहे हैं और इनसे नहीं मिल रहे। तो तवक्का मेरा ख्याल है चीफ जस्टिस साहब की ये होगी कि ये वहाँ कोई सजेशंस लेकर जाएंगे, रिकमेंडेशंस लेकर जाएंगे और उस पर कुछ वर्किंग होगी। अब उसको पॉलिटिसाइज तो हमारे भाइयों ने, दोस्तों ने वहाँ जाके किया है, तो वो तो चीफ जस्टिस साहब के साथ की मीटिंग हुई है, मुझे नहीं पता बाहर जो प्रेस कॉन्फ्रेंस में जोर जोर से बातें कर रहे थे ऐसी अंदर भी की होंगी कि नहीं की होंगी, तो ये तो बाहर की प्रेस कॉन्फ्रेंस है। लेकिन इनका इस्तेहकाक है, जब ऐसी कोई मुलाकात हो और अगर चीफ साहब इनको इजाज़त देते हैं और ये वहाँ बात करते हैं, अपना मुद्दा रखते हैं, तो इसकी भी इनको इजाज़त है। लेकिन कुछ बातें मैं फैक्चुअल आपसे करना चाहता हूँ कि देखें, 26वीं आईनी तरमीम आज पाकिस्तान के आइन का हिस्सा है। उस वक्त तक, जब तक कि या तो पार्लियामेंट इसको रिवर्ट नहीं कर लेती, इसमें तरमीम नहीं कर लेती, या सुप्रीम कोर्ट में जब ये सब जुडिस मैटर है उसकी हेयरिंग्स चल रही हैं, सुना जा रहा है, वहाँ से कोई फैसला नहीं आ जाता, उस वक्त तक ये पाकिस्तान का आइन का हिस्सा है। और हर उस शख्स ने जिसने पाकिस्तान के आइन का हल्फ लिया हुआ है, जो कॉन्स्टिट्यूशनल ओहदे पर बैठा हुआ है, चाहे हमारे मेंबरान पार्लियामेंट हो या चीफ जस्टिस साहब हो या हमारे हुकूमत के इदार हों, उनको उन पे उसकी पासदारी लाजिम है, वरना इनकी हल्फ की खिलाफ वर्जी हो जाएगी। दूसरी बात यह कि हमारी बहन ने फरमाया रिजर्व सीट का जजमेंट बिल्कुल आया था, उसके बाद वहाँ रिव्यू पटिशंस फाइल हुई हुई हैं, गवर्नमेंट ने भी की हुई हैं, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने भी की, और मेरा ख्याल है इख्तियार भाई बताएंगे शायद PMLN ने भी कर रखी है। जब तक उन अपीलों पर फैसला नहीं हो जाता, उससे पहले उसकी इम्प्लीमेंटेशन के लिए रिव्यू ऑर्डर्स निकालना, अगर आप जस्टिस फाइज ईसा साहब का नोट पढ़ेंगे तो उसमें उन्होंने क्लैरिटी से बताया था कि ये इस पे पाबंदी, इसके एग्जीक्यूशन उस वक्त तक होना मुनासिब नहीं है जब तक कि अपीलों पर फैसला नहीं होता। अपीलें पेंडिंग पड़ी हुई हैं, तो वो कोर्ट ने फैसला करना है। तमाम चीज़ें आइन के दायरे में
कानून के दायरे में होनी है ना। बाकी एजिटेशन का हक है हमारी दोस्त का, इनकी पार्टी का, कि एजिटेशन करें, अपनी बातचीत करें, इसमें कोई हर्ज नहीं है। ठीक है, ठीक है। कौन साहब, एक तो चीफ जस्टिस के सामने पूरा मामला आप लोगों ने रखा, 26वीं आईनी तरमीम को मुस्तरद किया उनके सामने, मुतालबात भी रखे अपने उनके सामने। चीफ जस्टिस उसी 26वीं आईनी तरमीम के बाद ही चीफ जस्टिस हैं, तो ये मुतालबात जो उनके सामने रखे, फिर उनकी उसकी वक़्त क्या रह जाती है? देखिए आदिल, मैं शुक्रिया अदा करूंगी कि रज़ा हारून साहब बड़े सीनियर हैं और मैं इनसे यही एक्सपेक्ट करी थी। इनके अल्फाज में आपको आइन की या जमहूरियत की झलक नज़र आ रही है, और चाहे हमारे पॉलिटिकल हरीफ हो, लेकिन जब लॉजिक पे बात करेंगे और जमहूरियत की बात करेंगे तो हम उसकी तायद करेंगे। लेकिन मुझे अफसोस हुआ है जो हमारे दूसरे भाई बैठे हैं कि जिस तकब्बुर से वो बात कर रहे हैं और जिस तरीके की वो बातचीत कर रहे हैं। देखें, अगर हम सुकड़ रहे हैं तो आपको टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। अगर हम सुकड़ रहे हैं तो फिर जब हम लेकर जाते हैं एप्लीकेशन के हमने जलसा करना है, तो फिर खुले ज़रा इजाज़त दिया करें ना। फिर क्यों आप लोग जो है वो डंडा बरदारी वो जो है वो लेकर बैठे हुए होते हैं? फिर पीका आइन लाने की क्या ज़रूरत है? लोगों की ज़ुबानें बंद करने की क्या ज़रूरत है? लोगों के घरों में घुस के रात को जो है वो रेड्स करवाने की क्या ज़रूरत है? आपका काम अगर हो रहा है तो फिर आपको तो टेंशन नहीं लेनी चाहिए। आपने जो बातचीत की, इससे आपकी पार्लियामेंट और आप खुद इररेलेवेंट हो रहे हैं। असेंबली आप इररेलेवेंट कर रहे हैं, आपने आइन को इररेलेवेंट कर दिया है। अगर आप पाकिस्तान की मेन स्टेक होल्डर जमात को दीवार से लगा के तोड़ने की कोशिश में नाकाम हो रहे हैं, तो ये वो हार आपकी अल्फाज से निकल कर आ रही है जो अभी आपने सारा कमेंट किया। इससे ज़्यादा मैं नहीं कहूँगी। जहाँ तक आपने बात की, तो देखिए जो रज़ा हारून साहब ने बात की, मैं एग्जैक्टली वही बात कर रही हूँ कि इस वक्त तो वही चीफ जस्टिस हैं और कॉन्स्टिट्यूशन में जाहिर है जो जिस तरीके से भी करवाएगी उस तरीक़ेकार पे एतराज़ है, उस अमेंडमेंट पे एतराज़ है। आपने देखा दिन दिहाड़े 11 महीने इसको वहाँ से अबडक्ट किया जाता है। वहाँ पर जो है वो क्या कहते हैं, आपके सेनेटर्स हैं, उनसे क्या सलूक किया जा रहा है। कभी कोई बात हो रही है, कोई मंडियाँ लग रही हैं, ये तरीक़ेकार सारी दुनिया देख रही है और इसको हम न्यू नॉर्मल नहीं होने देंगे। ये तशद्दुद और ये गन पॉइंट पे जो पॉलिटिक्स के लिए या सियासत का रास्ता रोकने की कोशिश हो रही है और स्पेस कम की जा रही है, इसको हम नॉर्मलाइज नहीं कर सकते आदिल। और आप लोगों से भी यही उम्मीद है कि आप इन चीज़ों को हाईलाइट करेंगे। जहाँ तक इन्होंने बात की, देखें यही इस्तेहकाक है ना, कोई गैर आईनी बात तो नहीं की। और जिस किस्म की अदालतों का ये जिक्र कर रहे थे अरबाब वली साहब, देखिए जस्टिस कयूम की जो ऑडियो लीक है वो मरहूम हो गए, लेकिन वो एक बहुत बड़ा सवालिया निशान है आपकी जमात के ऊपर। और जो जस्टिस सजाद थे, चीफ जस्टिस थे, जिस तरह उनके ऊपर सुप्रीम कोर्ट पे अटैक किया गया, वो ये रिवायात आपकी मौजूद है। 13 मई की शाम को, बल्कि दिन को, रेड जोन में खड़े होकर मरियम बीबी ने और आप सारी जमातों ने खड़े होकर उस वक्त के चीफ जस्टिस अता बंदयाल साहब को ललकारा, उनके घर की खवातीन के ऊपर कीचड़ उछाला। ये सियासी रिवायात आपकी रही हैं माजरत के साथ, और इसी को लेकर आप आगे चल रहे हैं। अभी भी खवातीन के ऊपर अटैक होते हैं, अभी भी MNAs के घर में उनकी बीवी को, उनके बच्चों की चीखें सुनवाई जाती हैं। इस तरह से अगर तशद्दुद और मारपीट का रास्ता अपना के अगर आपने डंके की चोट इसको कह के 27वीं तरमीम करने जा रहे हैं, तो देखें वक्त एक जैसा नहीं रहता। कर लें आप ये भी। अगर तशद्दुद और जोर जबरदस्ती और डंडा अगर आपके साथ खड़ा है और आप ये सब करना चाहते हैं, बेशक कर लें, लेकिन याद रखिएगा कि ये डंके की चोट वापस हो जाती है जब 25 करोड़ अवाम की ताकत जो है वो आपके साथ नहीं खड़ी होती। आपके लोग जो हैं वो खुद बेचारे कन्विक्शन के साथ नहीं बता पाते हैं कि हम जीते हुए अपने हलकों से। हमें तो आप सुकड़ने की बात कर रहे हैं, सुकड़ने के लिए डेटा चाहिए होता है, सुकड़ने के लिए ट्रिब्यूनल्स को रोका नहीं जाता। और इस तरह रिजर्व सीट्स पे आप कह रहे हैं जी रिव्यू फाइल हुआ है, रिव्यू का मतलब स्टे कतन नहीं है। रजा भाई आपके लिए मैं बताना चाह रही हूँ, क्योंकि मैं पटिशनर हूं, मैंने भी उस पर एक रिव्यू फाइल किया हुआ है, मैंने कंटेम्प्ट भी डाली हुई है, क्योंकि जब तक आप रिव्यू का मतलब स्टे कतन नहीं है, ना स्टे दिया गया है। वो मेरे पास सारे डॉक्यूमेंट्स पड़े हैं, आप भी काइंडली उसको देख लीजिए। तो जिन चीज़ों पे खौफ है कि असेंबली में किसी तरीके से इनकी जो जायज़ इनका मैंडेट है वो उनको नहीं देना, उसके लिए आप रास्ते रोक के कहेंगे जी जनाब बड़ा सुकड़ गए हैं। हम अगर सुकड़ रहे हैं तो भाई फिर आप स्पेस खोल देना। फिर पंजाब में क्यों हर रोज़ लोगों के घरों में रेड्स हो रहे हैं? परसों हमारा रहीम यार खान का ओहदेदार है जिसकी हामला बीवी को रेड के दौरान धक्का मारा गया, उस बेचारी का जो है वो बच्चा जाया हो गया। ये कब तक करना है? 1 लाख से ज्यादा रेड्स खाली पंजाब में हुई हैं पिछले 1.5-2 सालों में। इस तशद्दुद की सियासत को अगर तो वाकई सियासत है, अगर जमहूरियत है, तो ये चीजें ना आप करें ना, फिर आप खुली छुट्टी दें, अपने लेवल प्लेइंग फील्ड दें, फिर देख लेंगे। एक रजा भाई कमेंट कर ले, फिर मैं अख्तियार साहब से क्वेश्चन करता हूं। रजा साहब कुछ कहना चाह रहे हैं? जी रजा साहब।
मैं यही बात करना चाहता कि अपनी अपनी अंडरस्टैंडिंग होती है ना। मैं तो आपको चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान उस वक्त के जो थे काजी फाइज साहब का उनका नोट है ना, पूरा जजमेंट का नोट है कि उन्होंने ये उसमें नोट में लिखा है कि उस पर अमल दरामद उस वक्त तक नहीं होना चाहिए। और ये बड़ा सेंसिटिव मामला है ना। फ़र्ज़ करें, लेट सपोज कि आज रिजर्व सीटें दे दी जाती हैं एज़ पर द इनिशियल जजमेंट, और कल को जो रिव्यू में जो है वो रिवर्ट हो जाती है, तो आप क्या करेंगे? फिर आप वहीं पे आके खड़े हो जाएंगे। तो मेरा ख्याल है मुनासिब तरीका आगे बढ़ने का यही है कि आप अपीलें जल्दी सुन लेना, अपीलों में देर ना करें। हमारी सुप्रीम, मुझे यकीन है वहां जाके ये कहोगे इसकी अपील जल्दी सुन ली जाए। डिले, अगर जुलाई का डिसीजन है तो आज हम एक बात और कर दूं। दूसरी बात यह कि देखिए 26 यानी तरमीम के अंदर, मैं कल सेनेटर कामरान मुर्तज़ा साहब को सुन रहा था, उन्होंने बड़ा क्लैरिटी से बताया कि 26 यानी तरमीम में उन्होंने जो पीटीआई के दोस्तों से जो मुज़ाकरात कर रहे थे, बैरिस्टर गौर साहब का नाम लिया, सलमान राजा साहब का नाम लिया, कि ये सब उन तरामीम से जिसमें तखफीफ कर दी गई थी, ये बहुत मुतमईन थे। और इन्होंने साथ खड़े होकर प्रेस कॉन्फ्रेंस, ये मैं नहीं कह रहा, ठीक है, वो तो उसकी तो सारी चीजें ऑन रिकॉर्ड है कि मान भी गए थे, मुतमिन भी थे, बल्कि बारी पीटीआई ने उसको वीडियो कर दिया था। आदिल भाई एक पॉइंट ना, इसमें पॉइंट सिर्फ इतना है कि जब आप चीफ जस्टिस के पास जा रहे हैं कि 26 आप मुस्तरद करते हैं, तो बेसिकली मोरली एथिकली आपने तो मुस्तरद नहीं की थी ना, आपने तो उनसे एग्री कर लिया था। फिर ये तमाम बातें ये तारीख का हिस्सा है ना। अब तो वो लोग बता रहे हैं जो उस मीटिंग में मौजूद थे। ठीक है, अख्तियार साहब आप तो इस पे रिस्पॉन्ड करते हैं। वो कह रहे हैं कि आप कह रहे हैं इररिलेवेंट हो गए, सियासत में कुछ हिस्सा नहीं है। एक क्वेश्चन कर लो अख्तियार साहब को, शामिल कर ले, फिर मैं आपको दोबारा आ रहा हूं। दो जुमले सिर्फ नहीं, रजा भाई की बात का सिर्फ दो जुमले हैं। एक तो उसी फैसले के नतीजे में समीना घुरकी साहिबा को सीट दे दी गई है पीपल्स पार्टी की तरफ से, और 26वीं आईनी तरमीम का जो मसवदा JIUI की तरफ के साथ मिलकर किया गया था, उसको फिर मनोअन नहीं ना तस्लीम किया गया। चले ठीक है, अख्तियार साहब मुकम्मल कर लें। जी अख्तियार साहब, देखें, सबसे पहले तो इनको बताएं कि इन्होंने जलसा कब करना है, इनको इजाजत दे देते हैं। ये भी तारीख बता दें, पंजाब में इजाजत देंगे, दे देते हैं। ये जब चाहती है ये 22 मार्च को कर रहे हैं जी, जलसे की इजाजत दे देते हैं। 22 मार्च मीनारे पाकिस्तान देते हमें। मैं तो सोच रहा था कि आप तो इस तरह बात कर रही थी, मैं समझा कि आप कल परसों कह रहे हैं कि मैं जलसा करना है, मैं समझा आप रमजान से पहले करेंगे। आपने 8 फरवरी को इजाजत नहीं मिली पंजाब में जलसा करने की पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को, लाहौर में करना चाहते थे। आली हमजा साहब ने एप्लीकेशन करा, पूरा हमारे लोगों को रोज उठा रहे हैं। आदिल इनको जलसों की इजाजत मिली है और इनको मिलती भी रही है, लेकिन सिर्फ मसला ये है कि इनका जलसा जब भी होता है ये 10, 15, 20 लोग नाश्ते में खा जाते हैं। ये ऐसी आदमखोर किस्म की पार्टी बन चुकी है कि इनसे गुजारा होता नहीं। ये लोगों का खून पीते हैं और हड्डियां खा जाते हैं। कोई इनका आप जलसा देख ले, कोई एहतजाज देख ले, ये लोग खा जाते हैं। एक के उठाया गया, किसको उठाया गया? आप अभी भी किसी का जिक्र कर रही थी। आपसे जब बंदा नाम पूछता है तो फिर आप डिटेल नहीं देते। जिस तरह 26 नवंबर को आपके लीडरों ने बाद में डी चौक में कि हमारे 1400 लोग शहीद हो गए, फिर आप कहते हैं कि पीका एक्ट, और फिर कहते हैं कि 4000 लोग मिसिंग हैं। 4000 में से 40 लोगों के नाम दे दें, कितने मिसिंग हैं? तो झूठे प्रोपेगेंडा को रोकने के लिए अगर पीका एक्ट आता है, आपने पंजाब कॉलेज का एक वाकया हुआ था और जिसका हुआ जो वाकया हुआ भी नहीं जी, और की पार्टी ने उसको इतना प्रोपेगेट किया कि पूरे पाकिस्तान में आपने स्टूडेंट्स को एहतजाज पे उकसा दिया। तो ये ऐसे हालात में जब आप इतना मनफी प्रोपेगेंडा करते हैं और उसको रोकने के लिए अगर पीका एक्ट आता है तो इसमें कोई बुराई नहीं है। दूसरा, आपने रेलेवेंसी की बात की, तो यहां पर तो चले अगर मैं थोड़ी देर के लिए आपके साथ में कि आप पे पाबंदियां हैं या आपके लोगों को एब्डक्ट किया जाता है। ये पूरी पीटीआई ने, जो आपकी पूरी दुनिया की पीटीआई है, जो सारी लगी हुई थी, एड़ी चोटी क्या तो घुटने क्या तो मोढे, सारे जोर लगाए हुए थे। 15 लाख पाकिस्तानियों में से कल लंदन में आपके पास 50 लोग पूरे नहीं हुए। आपने अपने आर्मी चीफ के खिलाफ एहतजाज करना था। इधर आप चीफ जस्टिस को बाहर गाली देते हो, उधर जाके उसके साथ बात करते हो और फिर बोलते हो कि 26वीं आईनी तरमीम रिवर्स करें। आप बीइंग ए डेमोक्रेट, आप कहती हैं कि आप एक पॉलिटिकल पार्टी
करती है कि इज दिस द चलिए इख्तियार साहब आपसे जवाब लेंगे, अभी पहले एक ब्रेक ले लेते हैं, ब्रेक के बाद यहीं से बातचीत का ब्रेक की जाने पड़ते हैं। वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। प्रोग्राम के सिलसिले को आगे बढ़ाते हैं। ब्रेक से पहले जिस तरह हम बात करते हैं, इख्तियार साहब आप ऑफर करते हैं तो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को मीनार पाकिस्तान पर जलसा करने की इजाज़त दिलवाने के हवाले से बात जरा मुकम्मल कर लें। फ्रीजिंग आ रही थी पहले आपकी। जी आदिल, आप थोड़े से बीच में गारंटी ले लें कि ये लोगों को मारेंगे नहीं, ये रेंजर्स पर हमले नहीं करेंगे, ये अपने कारकुनों पे गोलियां नहीं चलाएंगे, ये पुलिस वालों को शहीद नहीं करेंगे, तो जलसा करने में कोई कबाहत नहीं है। ये पाकिस्तान की बुनियादी असास पर हमले नहीं करेंगे, इससे पहले कभी ऐसा नहीं होता। लेकिन इनके अपने जो मामलात हैं वो ठीक नहीं है, ये डेमोक्रेटिक रवैया इख्तियार नहीं करते हैं। दे कुडंट लर्न हाउ टू बिहेव लाइक अ पॉलिटिकल पार्टी, इवन देयर लीडर डजंट नो हाउ टू बिहेव लाइक अ पॉलिटिकल लीडर। तो अपने रवैयों में वो लाएं तो इनको फिर दरखास्त देने की भी जरूरत नहीं होगी। लेकिन अगर ये इसी तरह कत्ल मुकातले करेंगे और AI की बनाई हुई तस्वीरें डी चौक की ये पेश करेंगे और खून आलूद उसको उस पर प्रोपेगेट करेंगे, पाकिस्तान का जो है उसको नुकसान पहुंचाएंगे बैरूनी दुनिया में। कभी इनका तकिया होता है रिचर्ड पाजी की ट्वीटों पर, कभी ये ट्रंप के पास जाके उसको कहते हैं कि जी हमने तो ये नहीं कहा था कि अमेरिकी गुलामी ना मंजूर, हम तो गुलामी भी कबूल है, जिस नौकरी पे रखते हो, अर्दली रखते हो, जो भी रखते हो तो हम ले लेंगे। तो ये हरकतें छोड़ दें, ये पॉलिटिकल पार्टी बन जाए जिस तरह पीपल्स पार्टी है, जिस तरह मुस्लिम लीग नून है, MQM है, JUI है, ये बाकी सियासी जमातें भी हैं, उनके साथ इस तरह क्यों नहीं होता? तो आप ये सारी वही बातें जिन पे बाजी भी आप तनकीद करते रहे। चले कंवल साहब, एक तो ये देखिए चीफ जस्टिस के सामने आपने सारे मामला अपने सामने रखे हैं, ये काफी इसी नौयत के केसेस मुख्तलिफ अदालतों में जेर समाअत हैं। अब आप लोगों के हक में या मुखालफत पे किसी भी जगह जाकर फैसला आ जाता है तो उस पर फिर एक नई सियासत होगी। देखिए आदिल, पहले तो मैं इनकी बात का जवाब दे दूं। ये खून वाली बात करनी है तो इंटीरियर मिनिस्टर की आप स्टेटमेंट सुन लें कि हम गोलियां चलाएंगे तो 5 मिनट में यहाँ से सबको फारिग कर देंगे। ये तो ऑन रिकॉर्ड स्टेटमेंट्स है ना जी। तो बाकी जहाँ तक डंडे सोटे और खून पीना और क्या कहते हैं हड्डियाँ खाने वाली बातें ये कर रहे हैं, तो ये आप सुप्रीम कोर्ट के वो फुटेजेस उठा लीजिए जो ये करते रहे, या आप वो जो मॉडल टाउन में फ्रंट से जाके लोगों को, प्रेग्नेंट औरतों को गोलियां मारी गई थी, वो कोई भूला तो नहीं है लाहौर का वाकया। तो ये बातें आपसे आपके मुंह से अच्छी नहीं लगती हैं। ये जुल्म तशद्दुद जो है, ये अभी तो पीपल्स पार्टी आपके साथ बैठी हुई है ना, पहले तो आप इनको पेट फाड़ के घसीटने वाले थे, उस वक्त ये भी बताया करते थे कि किस किस्म का जुल्म तशद्दुद किया गया, किस तरह लोगों को मारा पीटा जाता है और किस तरह फिर ये सुन ले ना बात, सुन लीजिए बात। हमारे जो रजा हारून भाई है, ये पहले MQM में थे। कराची में जिस वक्त सारी वायलेंस होती थी तो उस वक्त के मामलात आप भी देख लीजिए, जो यहाँ पर आप लोगों ने वायलेंस रखी। हमारा तो हमेशा पीसफुल प्रोटेस्ट होता है, निहत्ते लोग आते हैं, बेसरो सवानी में आते हैं, खवातीन होती हैं, बच्चे होते हैं, उनके सिर फटे गए, नौजवान बच्चों के सरों पे और कमर पे जो गोलियां मारी गई। तो ठीक है, कभी के दिन बड़े, कभी की रातें बड़ी, इस पे बात होती भी रहती है। ये बता दें वो केसेस वाला जो बड़ा अहम सवाल है, आगे चल के आपके कई केसेस के फैसले आ रहे हैं, चीफ जस्टिस के सामने सारी बातें रखी, तो जब उसके फैसले आएंगे तो आपके जो ओपोनेंट है वो उस पर अगर आपकी फेवर में आ गया तो उस पर सियासत करेंगे। फिर देखिए फेवर में नहीं आने, हम फेवर नहीं मांगते। फेवर मांगनी होती तो फिर राना सनाउल्लाह साहब इनसे बहुत सीनियर हैं, बड़ी दफ़ा वो कह चुके हैं कि अगर इमरान खान डायलॉग की टेबल पे आ जाए तो ये 250, 200, 225 जो केसेस है ये सारे फारिग हो जाएंगे। तो ये तो अगर फेवर्स मांगनी होती तो काफ़ी दिन पहले की फेवर हो चुकी होती, फिर मेरिट पे जाके ये फेक केसेस को कंटेस्ट करने की क्या ज़रूरत थी। हमारा एतबार है कि हमारे जो कोर्ट्स हैं वो हमें इंसाफ देंगे, लेकिन अब जिस तरह से कोर्ट्स में इस वक्त जजेस की भर्तियां हुई हैं और बिलखसूस उन जजेस को प्रमोशन स्पेशल दी गई जिन्होंने सजाएं दी हैं इमरान खान साहब को, और उन केसेस में सजाएं दी जो बाद में जाके प्रूव हुआ कि वो केसेस सारे फेक थे और उनके आप देख लें कि वो सेट असाइड किए हैं, उनसे ऊपर वाली अदालतों ने फिर भी वहाँ पे उनको लगा दिया गया। तो ये रिजर्वेशंस उठाना, अब मुल्क का एक जो इंसाफ का निज़ाम है वो आप इतना बाइस्ड कर दें
कि उसकी न्यूट्रलिटी पे सवाल उठने शुरू हो जाएं और ऐसे लोगों को आप इस सिस्टम में इंडक्ट करना शुरू कर दें जो इनका पुराना वारदात का तरीका रहा है, 30-40 साल पहले से यही कुछ करते रहेंगे। और वही आप फिर कहूंगी जस्टिस ठीक हो गया, ठीक हो, आपका पॉइंट आ गया। रज़ा साहब, एक तो पाकिस्तान में हर चीज पे सियासत आप देख रहे हैं, फरमाइश की अभी जुडिशल रिफॉर्म से बात हो रही थी, वहां भी सियासत हो रही है, बरतानिया पर है, वहां पे भी हम देख रहे हैं कि एक अलग से बयानियां बनाने की कोशिश हो रही है, उसको भी मुतासिर करने की कोशिश हो रही है। हर कौमी इशू पे, हर अहम चीज पे जो मुल्क की हवाले से होती है, उस पर हम चीजों को खराब करने पे लगे हुए हैं। बिल्कुल ऐसा ही है और बड़े अफसोस की बात है। मैं ये कहना चाहूँगा यहाँ पे कि दो एग्जाम्पल आपको देता हूँ मैं कि कहाँ एक जानिब सदर आसिफ अली ज़रदारी साहब इसहाक डार साहब को लेकर चाइना गए, ज़ाहिर है हमारे ताल्लुकात वहाँ माशी ताल्लुकात ख़राब हो गए थे, उसको दोबारा से बनाने के लिए गए। बिलावल भुट्टो ज़रदारी साहब हैं, वो अभी म्यूनिख के कॉन्फ्रेंस में थे, उससे पहले वो अमेरिका गए हुए थे, अभी वो लंदन में ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी की यूनियन ने जो बेनज़ीर भुट्टो शहीद के लिए जो मेमोरियल उससे उन्होंने खिताब फरमाया। उनकी आप सिर्फ गुफ्तगू सुने, उनकी गुफ्तगू में कहीं अपने पॉलिटिकल राइवल्स को बैशिंग नहीं है, वो कौमी मफाद की बात कर रहे हैं, तिजारत की बात कर रहे हैं, मुल्क में बढ़ती हुई दहशतगर्दी की तरफ निशानदेही कर रहे हैं, जो हमारे थ्रेट्स हैं मुल्क को उस पर बात कर रहे हैं, बड़े टॉपिक्स हैं, स्टेट्समैन का किरदार अदा कर रहे हैं। शहबाज शरीफ साहब हैं, वो सऊदी अरब जा रहे हैं, दीगर ममालिक जा रहे हैं, टर्की के प्रेसिडेंट यार बिलावल साहब आज़ाद मीडिया की भी बात कर रहे हैं वहाँ पे कि आज़ाद मीडिया भी बहुत ज़रूरी है, वो पॉलिटिकल स्टेबिलिटी की भी बात कर रहे हैं, वो ये भी कह रहे हैं कि मुल्क एक नए मार्शल लॉ का मुतअम्मिल नहीं हो सकता, लेकिन पाकिस्तान में ग्राउंड रियलिटीज़ क्या है, इस टाइम क्या चीज़ें कैसे चल रही है, ये भी आपको मालूम है। फिर अगर ग्राउंड रियलिटीज कुछ भी हो, लेकिन आपने बात तो ठीक करनी है ना, बात तो आपने जायज करनी है, बात तो आपने जमहूरी करनी है। मिसाल मैं इसके साथ अब रख रहा हूँ सदर आरिफ अलवी साहब की। आप आरिफ अलवी साहब का वो जो फॉक्स के लोकल चैनल से, मेरे ख्याल में फॉक्स डिट्रॉइट को जिन्होंने इंटरव्यू दिया है, अगर आप वो सुन लें तो उसमें स्टेट्समैन का तो अंदाज ही कोई नहीं है। वो तो कह रहे हैं कि इंटायर जुडिशरी इज अगेंस्ट अस, वो तो कह रहे हैं पूरी दुनिया हमारे खिलाफ हो गई है पाकिस्तान में, वो तो कह रहे हैं पाकिस्तान में मीडिया हमें आवाज़, हमारी बहन यहाँ बैठी मीडिया पे अपना मौके पेश कर रही हैं, हमें पसंद हो ना हो आप मौका दे रहे हैं इनको, डिजिटल मीडिया इनके पास है, कितना एक्टिव इनका डिजिटल मीडिया है। तो एक पाकिस्तान का फॉर्मर प्रेसिडेंट चाइना जा रहा है, वो अपने असर रसूख को, अपनी पोजीशन को यूज कर रहा है, पाकिस्तान के प्रेसिडेंट वहां जाके, और एक प्रेसिडेंट जो है वो जाके पाकिस्तान के खिलाफ ऐसी बातें कर रहा है, आर्मी चीफ के मुतालिक ऐसी बातें कर रहा है। कल ये मुजाहरा इन्होंने किया, मतलब आप फोकस देखें ना, आपकी लोकलाइज्ड एक पॉलिटिक्स है, नेशनल पॉलिटिक्स है, यहाँ पे आपके पास मौके हैं, आप चीफ जस्टिस से भी मिल रहे हैं, तमाम एक्सेस है। आपका साइफर का केस यहाँ डिसाइड हुआ ना आपके हक में, बहुत से लोगों ने इस पे एतराज किया, उस पर कॉमेंट्स है, आपके हक में यहीं की जुडिशरी ने फैसला दिया ना। आपकी इद्दत का केस जिसको किसी ने पसंद नहीं किया था, वो आपके हक में उसका फैसला है, आपको वहां से रिलीफ मिला, यहाँ कोर्ट से आपको रिलीफ मिला। फिर आप वहां जाकर आपका फॉर्मर प्रेसिडेंट कहता है कि जी इंटायर जुडिशरी इज अगेंस्ट अस। सो यू कैन अंडरस्टैंड। अभी मैं देख रहा था जुल्फी बुखारी साहब की, इनके मेन लीडर हैं और बाहर के मामला देखते हैं, उनकी अभी ट्वीट आई है, वो ओवरसीज पाकिस्तानी से कह रहे हैं वो जो खत है जो आर्मी चीफ के नाम पर लेटर लिखा था उसको अब उन्होंने बाकायदा प्रिंट करके अब सिग्नेचर नहीं, अब उसका एक प्रिंटेड वर्जन आ गया जिसमें खान साहब के दस्तखत हैं जो 3 फरवरी की डेट से है। ये तो आज मंजर आम पे है, पहले तो सिर्फ ट्वीट पे बात हो रही थी, अब वो कह रहे हैं कि इसको जाके पाकिस्तान से बाहर ओवरसीज पाकिस्तानी सिफारत खानों में जमा करवाएं। इसको लेकर जो हमारे ये बारी पीटीआई की हिदायत है, उसके ऊपर सारी चीजें हो रही है कि इसको आप डिफरेंट जो एम्बेसडर्स हैं वहां पे इसको सर्कुलेट करें, सारा मामला देखें। और क्या आज जी तो ये नहीं इस मैं सिर्फ ये बताना चाह रहा हूं कि ये फर्क होता है ना, नेशनल इश्यूज, नेशनल पॉलिटिक्स, हमारे मसाइल हमने यहाँ बैठ के हल करने हैं ना। अगर आप इन फोरम्स पर जाके ये वाले काम कर रहे हैं तो क्या आप नेशनल इंटरेस्ट में ये काम कर रहे हैं? क्या ये पाकिस्तान के अंदर किसी निज़ाम को बेहतर करने के लिए काम हो रहा है? क्या इससे हमारे मुल्क का नेकनामी होगी? और आप जो बातें कर रहे हैं सिर्फ रेटरिक्स है ना, यू डोंट। अभी आपने 350 पेज की जो बात की है उसमें पीटीआई की अपनी फाइंडिंग्स कोई नहीं है मेरी बहन, उन्होंने तो मुख्तलिफ रिपोर्ट्स उसमें लगा दी है ना, तो इसका मतलब है आपकी पार्टी के पास वो फाइंडिंग्स में नहीं है जो आप बड़ा इल्जाम 26 नवंबर के हवाले से लगाते हैं या 9 मई के हवाले से। उस सफाई में आपका कोई वाइट पेपर या कोई रिस्पॉन्स नहीं आया है। आप मुख्तलिफ इदारों की रिपोर्ट वो तो वैसे भी हर जगह पहुंच जाती हैं, उसको 350 पेज के डॉक्यूमेंट बनाने की क्या जरूरत थी? तो मैं कह रहा हूँ ये फर्क है लीडरशिप में कि लीडर को जो है वो स्टेट्स पर्सन होना चाहिए। अगर वो जेल में भी हैं, और बिलावल भुट्टो ज़रदारी साहब ने ये बात की डीडब्ल्यू को इंटरव्यू देते कि भाई हमारे वालिद साहब भी जेल में थे, नवाज शरीफ साहब भी जेल में थे, मरियम बीबी भी जेल में थी, शहबाज शरीफ साहब भी जेल में गए, लेकिन क्या कंसेंसस बिल्डिंग का प्रोसेस रुक गया?
ठीक है, मतलब जो अंदरूनी मामला है उस पर इस तरह बाहर जाकर सियासत नहीं होनी चाहिए। इस पर जवाब लेंगे इख्तियार साहब से और कंवल साहब से, उसे ब्रेक ले लेते हैं। वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। प्रोग्राम के सिलसिले को आगे बढ़ाते हैं। सरदार साहब बात कर रहे थे कि बिलावल साहब बाहर हैं, सरदारी साहब जाते हैं, खान साहब जो है वो माजी में जाते रहे, अच्छी बातें करते रहे, लेकिन अभी वो जेल में है, मुश्किल टाइम में। उनकी जानिब से एक पार्टी को हदायत की गई है कि जो ओवरसीज़ है वो जो ख़त लिखा गया था आर्मी चीफ को उनकी जानिब से, उसको सर्कुलेट करें। कंवल साहब, ये मामला, इस पर सियासत कर रही है आपके जो ओपोनेंट हैं और इसको कौमी मामलात के ख़िलाफ़ कह रही हैं। देखिए आदिल, आप भी इधर हैं, ये मेरे दोनों जो कलीग्स हैं ये भी यहाँ पर हैं। मुझे ये बता दें कि ये जो अभी बड़े बहुत ज़बरदस्त किस्म के स्टेट्समैन की हमें बातें बता रही हैं। एक हफ्ते बाद नवाज शरीफ साहब ने डील की थी और रातों रात पूरी फैमिली जद्दा रवाना हो गई थी, गारंटी वहाँ से आ गई थी। दूसरी जो साइड है जरदारी साहब की, उन्होंने एक लेटर दिया था रात को, मुझे अच्छी तरह याद है, एक जहाज़ आया था और उसके बाद वो दुबई रवाना हो गए थे। उससे पहले बीबी साहिबा की मैं बड़ी रिस्पेक्ट करती हूँ, वो सेल्फ एग्जाइल में चली गई थी। इतनी सख्तियाँ आज तक किसने बर्दाश्त की हैं यहाँ पर इस मुल्क में रह के? तो इमरान खान साहब तो ना इनकी दी हुई डीलें मांग रहे हैं, ना इनके लाने वालों की दी हुई कोई ऑफर्स को मान रहे हैं। जहाँ तक ये कह रहे हैं जी बहुत ज़बरदस्त एक्सेस मिली हुई है, बहुत खुल के हम बात करते हैं, हम खुल के बात करते हैं, फिर उसके बाद हमारे पे 10 FIR होती हैं, नॉन अवेलेबल अरेस्ट वारंट निकलते हैं, फिर हमारे ट्रायल होते हैं, फिर हमें अपने घरों से अपने बच्चों समेत निकल के भागना पड़ता है। जो हमने 1.5-2 सालों में भुगता है वो मेरे ख्याल में इनको पता नहीं है। वो अगर इतनी यहाँ पर ढीलें दी हुई हैं और इतना यहाँ पर खुला माहौल है तो फिर ज़रा खुल के हमारी बात सुन लें। जहाँ तक बात कर रहे थे अभी के जी जलसों में ये कर लेते, वो जलसा कौन सा है जो आपने खुले उससे हमें करने दिया? संजानी में जलसा हुआ शाम को, जिस वक्त वो ख़त्म हो रहा था, पीसफुल प्रोटेस्ट था ना, पीसफुल जलसा था, वहां पर जनाब शेलिंग शुरू हो गई। लाहौर में गए हैं, पीसफुल जलसा था, जलसे की जगह कहाँ देते हैं? वो बाहर वीराने में जाके कहते हैं जी आप जलसा कर लें। अगर इतना खौफ है, इतना मसला है, और फिर अवाम के रास्ते बंद किए जाते हैं, पूरे इलाके को कंटेनरिस्तान बनाया जाता है, पूरे इलाके की पुलिस को उधर लगा लिया जाता है और बाद में जो है वो झूठे पर्चे बना दिए जाते हैं। आपको पाकिस्तान में यहाँ पे जलसे करने की इजाजत नहीं मिली तो इसके बदले में लंदन में जलसा करेंगे। आर्मी चीफ एक अहम दौरे पे वहाँ थे, उनके दौरे के मौका पर आप लोग वहाँ पे प्रोटेस्ट कर रहे हैं, उसको मुतनाज़ बनाने की कोशिश कर रहे हैं। एक मिनट आदिल साहब, मैं याद करा दूं ना, मैं याद करा दूं, इतनी बड़ी स्टेट्समैन है हमारी मरियम बीबी, जरा उनकी और उनके वालिद साहब की गुजरावाला जलसे की जो है वो आप बयान उठा के सुनाए। उस वक्त के आर्मी चीफ क्या पाकिस्तान की आर्मी को रिप्रेजेंट नहीं करते थे? वो स्पीचेस नहीं थी, वो जो नारेबाजियां हुआ करती थी, वो जो उस वक्त के सिटिंग कोर कमांडर पे खड़े होकर हजरा सराई होती थी, वो सारे इनके गुनाह माफ हो गए हैं, वो बख्शिश हो गई है। NROs ले लेके आप यहाँ जाते रहे, डीलें और ढीलें आप करते रहे और आज आप बहुत बड़े इनकलाबी बन रहे हैं। कौन से स्टेट्समैन? मैं जरदारी साहब की आपको 50 क्लिप्स भेज देती हूँ जो स्टेट्समैन जिनका ये जिक्र फरमा रहे हैं, मैं भेजती हूँ आपको, आप जरा चलाइएगा। मैं बिलावल साहब की आपको स्टेटमेंट्स बताती हूँ कि कितनी ज़बरदस्त वो तकरीरें करते हैं। PTIMF जो नाम दिया गया था वो हमारी तरफ से तो नहीं दिया गया था। हर इम्पॉर्टेंट जो लेजिस्लेशन हो रही थी, जिस वक्त हम आमला लेकर आए हैं, जो एंटी मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट है, उस वक्त ये लोग उठ के भागे, बाद में जाके आप क्रेडिट लेते रहे। स्टेट बैंक की बात हुई तो उन्होंने कहा जी पाकिस्तान की सॉवरेनिटी पे अटैक है, बाद में आप जाके इकोनॉमिक फोरम पे जाके और विक्ट्री क्लेम करते रहे हैं। क्लाइमेट चेंज पे जितनी पॉलिसीज हमारी थी उस पर हमने काम किया, बाद में जाके तारीफें ये वसूल करते रहे। 6.15 ग्रोथ रेट से -0.3 पे ये लेकर आए, आप 0.98 पे मर के लेके गए और आज इकोनॉमिक जो है रेवोल्यूशन क्लेम कर रहे हैं। कौन सी आपने ऐसे सुर्खाब के पर लगा दिए? चले ये इख्तियार साहब से जवाब ले ले, इख्तियार साहब सारी बातों का जवाब दे दे। ये अपने किए हुए जो मामलात है उसको सामने जवाब ले लेना, इनका टाइम कम है, जवाब ले ले। इख्तियार साहब, व्हाइट पेपर वाली आप प्रेस कॉन्फ्रेंस पे से ब्लैकआउट करते हैं आप, तो असेंबली की स्पीच आप चले छोड़ दें सारी बात। नहीं एक मिनट वली साहब, एक मिनट ठहर जाए, मैंने आपकी बात में इंटरप्ट नहीं किया, मैं नहीं भूली हूँ। मुझे बताए मौलाना फजलुर रहमान की जो परसों स्पीच चल रही थी उसको तक तो आपने पूरा चलने नहीं दिया। आप कह रहे हैं कि जनाब यहाँ ब्लैकआउट नहीं होता, इनको स्टॉप करें। इसमें ब्लैकआउट आपके बहुत सारी चीजों में होता रहा ना। आप खान साहब हुकूमत में थे, उस टाइम भी ब्लैकआउट होता रहा, मीडिया को भी मुस्बत खबरें देने की सारी तलकीन की जाती थी, आपके दौर में सारी चीजें हो चुकी हैं। चलें ये इख्तियार साहब से पॉइंट ले लें। जी इख्तियार साहब, इनको अब जरा चुप, मेरे ख्याल में अगर ये शुरू करती तो वहां से इनको बात करनी बड़ी आसान होती। जब
शौकत अजीज सिद्दीकी को ये कहा गया कि ये बाप बेटी नवाज शरीफ और मरियम को अगर आपने डिस्क्वालीफाई नहीं किया तो इमरान खान को वजीर आजम नहीं बना सकते और हमारी तो सारी मेहनत जाया हो जाएगी। इस तरह तो आपकी बर्थ हुई थी, पॉलिटिकल बर्थ जिसको कहते हैं। इस तरह तो आपको इख्तिदार में लाया गया था। हम तो ये कहते हैं आप आज शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह जनरल जिलानी की गोद में नहीं हुई, ना जनरल जिया की गोद में हुई। आज पीपल्स पार्टी अगर मुनाफिकाना रवैया ना रखे तो वो आपको बताते रहे हैं। आपको मौलवी नवाज शरीफ का टाइटल हमने तो नहीं दिया, जरदारी साहब का और बिलावल साहब का दिया। आप अपनी बारी पे बात कर चुकी है ना। जनरल जिया का बेटा होने का टाइटल हमने तो नहीं आपको दिया। अब जरा ये बैठे हैं भाई आपके साथ, इनसे पूछे किसने दिए ये। सुन रही हूँ ना आप, इसका जवाब चले इख्तियार साहब को मुकम्मल करने दीजिए। इख्तियार साहब बोलिएगा। अवाम के साथ हुई है, अवाम के साथ ही बात रहेगी। हमारी जिनके साथ बात हुई है ना वो अवाम है जिससे आप डरते हैं। आपकी आप में न बात सुनने की हिम्मत है और न बात करने का सलीका। चले कौन से इख्तियार साहब को पॉइंट पूरा करने दें, क्योंकि रजा साहब की जानिब से शो भी आप अगर मुझे बोलने नहीं देंगी आप लोगों को तो आदत है पर्सनल अटैक करने की। जब आपके पास आर्गुमेंट नहीं होता तो आपका प्रॉब्लम यही है, आप पर्सनल अटैक करते हैं। आप झूठ बोल रही हैं। मैं अल्हम्दुलिल्लाह सच बोलती हूँ, इसी वजह से ज़ेर-ए-ताब हूं। झूठों पर मैं मरियम नवाज नहीं हूँ कि झूठ ज़ेर-ए-ताब है। आपकी जमहूरियत के लिए क्या कंट्रीब्यूशन? मैंने आज तक नहीं कहा कि लंदन तो क्या मेरी पाकिस्तान में भी जायदादें नहीं, मैंने ऐसी कोई स्टेटमेंट नहीं दी। आपके लीडर को ज़कात हमने दी है। वली साहब आपके लीडर तैयारी करके आया करें, बना के दिया है। ठीक है, ये पॉलिटिकल पार्टी सियासी जमात का जो एजेंडा है सामने रख लें, लेकिन जो पॉलिटिकल है वो आपके सामने है कि आपस में बैठकर अच्छे से बात करने को भी तैयार नहीं है। बहुत से कौमी इश्यूज ऐसे हैं, स्टेबिलिटी की बात होती है, इकॉनमी की बात होती है, लॉ एंड ऑर्डर की बात होती है कि पॉलिटिकल स्टेक होल्डर सियासतदान बैठेंगे तो चीज़ें बेहतर होंगी। लेकिन ये आपके सामने के टॉक शो में भी एक दूसरे को बर्दाश्त करने के रवादार नहीं है हमारे पॉलिटिशियन। आज के प्रोग्राम से हमें इजाज़त दे दीजिए। अल्लाह हाफिज़।